गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र की। ठीक है, पहले नोट्स को देख लेते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थों का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल होती है तथा इसमें इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख ग्रासन गुहिका यानी बुक्को फारिनेगल कैविटी, ग्रास नली यानी ओइसोफेगस, अमाशय यानी स्टोमक तथा आंत इंटेस्टाइन आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। लार के स्रवण लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय यानी pH = 6.8 होती है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करने तथा उनकी लुगदी बनाने में सहायक होती है। इसमें उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन यानी लारीय एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम की उपस्थिति होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों यानी लारीय एमाइलेज तथा अग्नाशय यानी अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री में संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी मुख्य क्रियाएं हैं पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजोनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लाइकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि। पित्त यानी बाइल पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय यानी pH = 7.6 से 8.6 तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्रवण होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा क्राइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड्स में विखंडित करते हैं। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एंडोक्राइन एवं बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसमें पाचक रस को अग्न्याशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। इसके लिए पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है। यह तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी यानी डोडेनम, मध्यांत्र यानी जेजुनुम तथा शेषांत्र यानी हियोम में विभेदित होता है। इनकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम
कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए, इसको, इस पिक्चर को थोड़ा सा देख लीजिए। हमारा मुंह में जीभ दिख रहा है यहाँ, ठीक है। ये हमारा पाचन क्रिया का है, मानव का पाचन तंत्र है। ये देखिए जीभ, और ये मुख से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। मुख में क्या होता है, लार है। लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम या लाड़ीय एमाइलेज होता है। यहाँ से ये ग्रास नली में जाता है। भोजन में अमाशय तक जाना का ये प्रक्रिया है। ये देखिए, इस तरह से भोजन आया, अमाशय तक गया, ठीक है। यहाँ पे ये डायफ्राम है, ये अमाशय है। अमाशय में क्या है, HCl, मतलब एक तरह का एसिड, पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन, ये सब मिलके जो है ना, पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होता है अमाशय में। फिर बात करते हैं पित्ताशय में, तो वसा का इमल्सीकरण होता है, पित्त का भंडारण, और यकृत में पित्त का उत्पादन और ग्लाइकोजेनेसिस और यूरिया का संश्लेषण और अग्नाशय रस, ये सब अग्नाशय रस होता है अग्नाशय में। यकृत में होता है 3 चीज़, पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस और यूरिया का संश्लेषण, ठीक है। अपेंडिक्स का तो कोई काम नहीं है, हम जानते हैं अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। पित्ताशय का हम देख ही चुके हैं, 2 काम होता है, वसा का इमल्सीकरण और पित्त का भंडारण। और अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशी रस होता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, कौन, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में और बचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जो जल है उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। और ये खाना जो है ना, फिर मल प्रत्याग यानी गुदा मार्ग से ये फिर खाना हमारा बाहर निकल जाता है। ये हमारा प्रोसेस होता है शरीर का। देखिए, मानव शरीर में स्थित पुच्छ अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशोषिका यानी वर्मी फोरम अपेंडिक्स की लंबाई 4 इंच होती है, जो कि एक अवशोषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका आकार छोटे कृमि वर्म की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, बहुत पहले जब मनुष्य जो है ना कच्चा मांस खाता था ना, तो उसके पचाने के लिए ये जो संरचना है इस्तेमाल होती थी। लेकिन बाद में लोगों ने पका हुआ भोजन शुरू कर दिया, तो अपेंडिक्स बन गया। और अपेंडिक्स कई बार तकलीफ देता है, ऑपरेशन करके उसको निकलवाना होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो यह है पीछे का भाग। मानव जीव का अग्र छोड़ मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोड़ एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो यह होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन यानी डाइजेशन का अधिकांश भाग छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण एब्सॉर्प्शन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता रहता है। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुख गुहा में लार यानी सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप को माल्टोज और डेक्स्ट्रन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो स्टार्च के। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अब देखते हैं मानव शरीर में यकृत वसा के, अब देखिए कि एसर्शन और रीजन देखते हैं कि इसमें क्या है। मनुष्य में
यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सही बात है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। नहीं, ये नहीं है, तो ए तो सही है, आर गलत है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। ठीक है ना। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? अभी अभी हमने देखा है। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। एंजाइम है, ये प्रोटीन है। ठीक है ना। बार बार इसको देखेंगे, याद ही हो जाएगा हमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो ये है जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। देखिए ग्लूकोज क्या हो गया? C6H12O6। जाइमेज क्या हो गया? 2C2H5OH प्लस 2CO2 एथेनॉल। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो यह है एंजाइम। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री में संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जैसे पित्त, बाइल का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज या ग्लाइकोजिन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किस कुछ की उपस्थिति में होता है? तो ये है पित्त अम्ल और लाइपेज। केवल एक और दो सही हैं। ठीक है ना। तो लिपिड्स किस में होता है? तो पित्त अम्ल और लाइपेज से। हमारे शरीर भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स में पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा अग्नाशय अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम लाइपेज का स्राव होता है तो ये होता है अग्नाशय से। अभी पिक्चर में भी हमने देखा होगा एंजाइम लाइपेज का स्राव कहाँ से हो, स्रोत क्या है? तो ये होता है अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए गैस्ट्रिन नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम जिनका स्राव अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एवं पेप्टाइज है जो पेप्टाइज को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम में लार पाया जाता है जो मंड यानी स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जी कोशिकाओं यानी जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण यानी सेक्रेशन को उद्दीपित करता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह होता है अमाशय में।
मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण एब्सॉर्प्शन भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हम अब देखिए एसर्शन और रीजन को देखते हैं हम लोग। हमारे शरीर में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्र दांत्र में होता है। बिल्कुल हो नहीं सकता है, गलत बात है ये। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। बिल्कुल ये ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय स्टोमक में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी यानी डिओडेनम में पहुंचता है तो आमाशय द्वारा अग्नाशिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो यह ट्रिप्सिन स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो ये है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लाड़ ग्रंथियों तथा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटक हाइड्रोलाइसिस में ग्लूकोज निर्मित करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय यानी पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों अमीनो एसिड्स में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय अल्कलाइन होते हैं, जिन्हें अग्नाशिक रस यानी पैंक्रियाज जूस भी कहते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये बृहदांत्र से। मानव शरीर में स्थित पुच्छ अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशोषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गेन है। यह छोटी व बड़ी आंत को जोड़ के पास होता है। इसका आकार छोटे कृमि वर्म की तरह का होता है, जो बड़ी आंत बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गए हैं, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय बैल इत्यादि में सेल्यूलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा ह्रासवान क्रम है? तो देखिए, पहले शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर ग्रहणी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन यानी डाइजेशन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी यानी डिओडेनम, मध्यांत्र यानी जेयूनुम तथा शेषांत्र यानी हियोम में विभेदित होता है, जिनकी क्रमशः लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करिए। ठीक है, देखते हैं इसमें से कौन सा एंजाइम का कार्य का सही जोड़ा है। तो देखिए, एक ही है, ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने के लिए। ठीक है ना, ये बी ही जो है सिर्फ इसमें जो है सही सुमेलित है। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 या EcoR2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लाड़ की सहायता से पच जाता है? तो देखिए, स्टार्च। लाड़ में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें 2 कथन में क्या हिसाब किताब है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, क्या ये बात है? हाँ, सही बात है, ठीक है ना, ये बात जो है ना वो सही है, असक्षम तो है ही।
मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं है ये, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है ए बी की। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारिये डाइस्टेस यानी सेलेब्री डिस्टेस जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। दोनों कथन सही है, परंतु डाइस्टोस की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, यह तर्कसंगत नहीं है। अतः दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये रहता है यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसके प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये होती है ग्लाइकोजेंस के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर वसा प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंचती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज यानी ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी ग्लैंड यकृत यानी लीवर है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड है। यकृत लगभग 12 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार वेट में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का स्रवण इत्यादि कार्य करती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यह यकृत। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो यह होता है पित्ताशय में। पित्त यानी बाइल का स्रवण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचयन का कार्य पित्ताशय करता है, गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण यानी कंसंट्रेशन भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार यानी ओवल थैली होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। शरीर के किस भाग में? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो देखिए, वसा का पाचन जो है वो प्रभावित करता है। तो पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। अब देखते हैं, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ठीक है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये भी ठीक है। तो एक और दो दोनों ही ठीक है इसमें। देखिए, सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रवण काइम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन यानी गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रोकता है। क्षुद्रांत्र द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रवण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो यह है पेप्सिन। प्रोटीनों का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स और उनके घटक एमिनो अम्ल से विघटित करता है। अब देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके देखते हैं। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ इसको। टायलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है,
रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना वो मसृण पेशियों यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। दोबारा बताता हूँ, टायलिन जो है वो स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन है ये प्रोटीन को पचाता है, रेनिन है ना वो रक्त में एंजियोटेंसिनोज को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटॉक्सिन है वो मसृण पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है। ठीक है, आगे देखें। चलिए यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन है प्रोटीन को पचाता है, रेनिन है रक्त में एंजियोटेंसिनोज को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो मसृण पेशियों यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न पैदा करता है। अब इसको मिलाना है, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलाते हैं। विटामिन क्या होगा? विटामिन होगा कैरोटीन, एंजाइम क्या होगा? पेप्सिन, हार्मोन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन हो गया कैरोटीन। ठीक है भाई, चलिए इसका एक व्याख्या भी होगा, नीचे में अच्छे से दिया हुआ, उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखें इसको सीधा, हाँ तो इस प्रकार से सुमेलित है, ठीक है ना, कि विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन क्या है? कैरोटीन है। विटामिन क्या है? कैरोटीन है, और प्रोटीन क्या है? केरेटिन है। ठीक है ना, विटामिन क्या है? कैरोटीन, और प्रोटीन क्या है? केरेटिन। हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, एक पुरुष में एक महिला में। एंजाइम क्या है? पेप्सिन है। चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं, ठीक है ना। तो सीधा इसका सुमेलन देखते हैं। देखिए, द्राक्षा शर्करा जो है वो ग्लूकोज, फल शर्करा है फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा है लैक्टोज, और चीनी है सुक्रोज, स्टीविया है ये प्राकृतिक स्वीटनर है। ठीक है ना, यहाँ ई तक है ये मामला। दोबारा मैं बोलता हूँ, द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज, स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। चलिए इसका व्याख्या भी थोड़ा सा देखते हैं, एक कॉलम में ये दे के भी रखता है ये देखिए, है ना, सही से मिले। द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज, स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा अन्य कई विलायकों में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने इसको देखा, आगे भी इसको पूरे चैप्टर्स को हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे सभी लोगों को। और एग्जामिनेशंस वगैरह तो भाई डेट भी आ गई है, एग्ज़ाम तो होता रहेगा, पढ़ाई रेगुलर रखा जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।